हेलो फ्रेंड, आई एम संदीप कुमार। अब मैं आप लोगों को जीएसटी कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। सीएमए इंटर में है, सीएमए फाइनल में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सभी कोर्सेज में जीएसटी के बारे में है। और टॉपिक पेपर इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में पार्ट्स होता है जीएसटी का। हम बेसिक से लेके चलेंगे और क्लासेस बाय जैसे इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर रखा है सिलेबस, टॉपिक्स, टॉपिक के अंदर कंटेंट, उन सबको कंसीडर करते हुए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जीएसटी के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में, जहां एक बुक पे हम लोग काम करने जा रहे हैं और उसको बारीकी से समझने जा रहे हैं कि किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में कोई भी चैप्टर टॉपिक दिया जाता है तो हमारे क्लास में 3-4 बातें देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा उनको हम पहले कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले यदि इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर को हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो भी आपका जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक है या फिर कस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या कुछ और भी पढ़ना होगा तो हम उनके बारे में देख लेंगे क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सबसे पहले 2 पार्ट लेते हैं। पार्ट 2 यहां लिखते हैं और पार्ट 1 यहां लिखते हैं। पार्ट 1 में जो भी कोर्स का कंटेंट है मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले हम पीपीटी लेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और पीपीटी में हम हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे कुछ जो भी लिख रहे हैं, जहाँ लिख के समझाने की ज़रूरत होगी उनको हम साथ में करते चलेंगे। और कभी कभी वेबसाइट का हेल्प लेना होगा हमें। वेबसाइट का हेल्प इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पास सारा कंटेंट होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे लर्न करेंगे जीएसटी को, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ दूसरे तीसरे 10 वेबसाइट का कंटेंट लेकर आपको दिखाएंगे कि हमारे पास ये अवेलेबल्स हैं टॉपिक, और उस टॉपिक को कैसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, रिलेट करते हैं, ताकि आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज आ सके। तीसरी लाइन, कोर्स करवाने का मतलब हमारा ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट मैटर में 80, 90, 100 मार्क्स लेके आ जाओ। ये कभी ऑब्जेक्टिव नहीं है। भले आप 70+ नंबर लो, बट हमें चाहिए कि इनको आप प्रैक्टिकली में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे जीएसटी, तो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या हो सकता है वो पार्ट 2 है, जो कि कोर्स से कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जीएसटी का पेमेंट करवाना, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जीएसटी का रिटर्न फाइल करना। ये रिटर्न मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करना। किसी का पैसा फंस गया है तो रिफंड दिलवाना। और ये सारे टॉपिक थ्योरी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो साथ साथ प्रैक्टिकल भी हम कंप्लीट करेंगे। तो यदि हम दोनों पढ़ते हैं, यहां हमारा थ्योरी है, पीपीटी और वेबसाइट और जो लिखने का काम है, इससे हमारा थ्योरी गेन होगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लाना है जिससे आप 70+, 80+, 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कैसे एग्जाम में लिखना है, उसके बारे में मैं आपको मिलेगा प्रैक्टिस नोट।
प्रैक्टिस नोट में ये क्वेश्चन बैंक होगा। मान लो चैप्टर 1 में 50 क्वेश्चन बनते हैं, उस 50 क्वेश्चन के क्या आंसर जो एग्जाम में लिखे जाएं उनके बारे में होगा। और क्वेश्चन को आप ढंग से समझ जाओगे, क्या लिखना है वो आपको नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल लाइफ से कोऑर्डिनेट करेंगे तो आप इजीली उस वे में लिख देंगे। कुछ चीज लॉ की लैंग्वेज होता है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो आपको सेम रट के याद करके लिखना होता है ताकि हम सेम टू लिखेंगे तब आपको मार्क्स आएगा। लेकिन यदि आप चाहते हो मार्केट में हम आने वाले टाइम में जीएसटी एक्सपर्ट बने, कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हुए हमें जीएसटी का प्रॉपर नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तो ये आपका पार्ट 2 करना कंपलसरी है। जब तक आप दोनों को रिलेट नहीं करोगे, हम पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन टॉपिक पढ़ लिए, हमने क्या किया, मान के चलो जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक चैप्टर है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि किसको करना है, किसको नहीं करना है और एक्स्ट्रा रूल क्या है। तो जब जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, देखेंगे कितने सारे एक्ट होते हैं, वहां लिखा हुआ है किसको रजिस्ट्रेशन करना है, किसको नहीं करना है वो भी लिखा हुआ है। और कुछ के लिए कंपलसरी भी है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो पहले जीएसटी नंबर लो तब आपको काम करना है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। तो आपके टॉपिक में हर चीज दे रखा है, एक पर्टिकुलर चैप्टर बना दिया जीएसटी। तो ये पढ़ के आप मार्क्स उठा सकते हैं, आपके जो नंबर हैं ज्यादा से ज्यादा आ पाएंगे, मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा, लिखना क्या है। एक ही क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 4 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो क्या कंटेंट देना चाहिए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। लेकिन यदि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता कैसा है, कैसा होता है मतलब कैसे करते हैं, किसी पर्सन को, बिजनेसमैन है, उनको जीएसटी नंबर चाहिए, तो आप थ्योरी से तो बता दोगे किनको जरूरी है किनको जरूरी नहीं है, लेकिन आपसे बोलेगा ठीक है कर दो, रजिस्ट्रेशन करके दे दो, तो आपको नॉलेज नहीं होता है। तो सिलेबस जो भी बच्चे मुझसे पढ़ेंगे उन बच्चों को मैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा। आपको वेबसाइट के ऊपर जाकर बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो वो इंडिविजुअल का भी होता है, वो फर्म का भी होता है, वो कंपनी का भी होता है, और हर के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ट्रस्ट का भी होता है, एनजीओ वगैरह का, सबका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि हमने आप पढ़े हैं थ्योरी तो प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए। और सिलेबस कम होता है जीएसटी का, एक ही एक्ट है, तो उतने टाइम में यदि आप 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लोगे तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली भी मिलेगा। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इंडिविजुअल के लिए क्या चाहिए जिसको हम प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, फर्म के लिए क्या चाहिए, फर्म एलएलपी हो, कंपनी के लिए क्या चाहिए, ट्रस्ट के लिए क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। मैं मानता हूं हर बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे हमें प्रैक्टिकली फेस करना है। जब तक आपको प्रैक्टिकली समझ नहीं आएगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं होगा। और यदि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप हाईएस्ट, जहां आप 60 नंबर लाने वाले थे,
ये प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस के बाद ऑफ कोर्स आपके 90 नंबर आ जाएंगे। ये 30 मार्क्स आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तब आप परफेक्ट कहलाओगे। तो जीएसटी सब्जेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट केवल थ्योरी नहीं है। कोई मार्क्स 90 नंबर उठा लेता है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0, वो मार्केट में खड़े होकर नहीं बोल सकता है। क्या नहीं बोल सकता है? कि ये चीज होता क्या है। अब प्रैक्टिकली जिसको नॉलेज है, यदि किसी से एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि जीएसटी के एक छोटे से पार्ट का एग्जाम्पल लेता हूं। आज क्लास 1 है, थोड़ा मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, बुश करना चाहता हूं कि आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने से पहले अपने आप को तैयार करो कि मेरी दुनिया इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में मैं अपने आप को हीरो मानता हूं। तो यदि उस लेवल का आपको बनाना है अपने आप को, तो आपको माइंड वॉश करना पड़ेगा। हमें करना क्या होगा, हम किस लेवल में एक इनडायरेक्ट टैक्स में लीड कर सकते हैं। जब आप टॉपिक के अंदर घुसेंगे, जैसे इंटर में फर्स्ट टाइम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा रिवर्स चार्ज। यदि हम रिवर्स चार्ज के बारे में बोलेंगे कि कहां कहां देखने को मिलेगा, अलग अलग सेक्शन 9 में भी डिफाइंड है, वर्ड लिखा हुआ है, सेक्शन 22 में भी डिफाइंड है, सेक्शन 36 में भी डिफाइंड है। इस तरह से आप तो कर लोगे थ्योरी नॉलेज के बेस पे, लेकिन प्रैक्टिकली आपको बोला जाए कि जो रिटर्न भरते हैं हम जीएसटीआर 3B, उसमें रिवर्स चार्ज कैसे यूज होता है, कहां रिफ्लेक्ट होता है। क्या हम रिवर्स चार्ज के अमाउंट को एडजस्ट कर पाएंगे आईटीसी से या नहीं कर पाएंगे। किस तरह से इनका रिटर्न फाइल किया जाएगा, यह प्रैक्टिकली नॉलेज बिल्कुल नहीं होता है स्टूडेंट को। एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके यदि कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा दिया जाए 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लगाकर, तो जो आप 60 मार्क्स लाने वाले थे, वही बच्चे 90 मार्क्स में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंटेंट यदि गलती से लिख दिया, जहां शॉर्ट नोट लिखना है कि रिवर्स चार्ज के शॉर्ट नोट में यह लिख दिया बच्चे ने कि जीएसटीआर 3B के इस कॉलम में हम दिखाते हैं रिवर्स चार्ज को, और उनका आईटीसी में क्या इंपैक्ट है, यह सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में लिखा हुआ है, यह कहीं भी थ्योरी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। आपके उस 2 लाइन के कारण, जहां आपको 5 में से 3 नंबर देने वाले थे, उस 2 लाइन के कारण आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। और हो सकता है मेरे जैसे यदि चेक करने वाले लोग हों तो 5 में 5 मार्क्स दे देगा कि स्टूडेंट के पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि हमें शुरुआत करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना है। यदि आप इनडायरेक्ट टैक्स कोर एरिया है, जैसे आपका कॉस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक कोर एरिया है, डायरेक्ट टैक्सेशन एक कोर एरिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक कोर एरिया है। यदि ये एरिया का नॉलेज हम लेके जा रहे हैं, तो उस नॉलेज के बेस पर हम मार्केट को लीड करेंगे, तब हमारे पास काम आएगा और उस काम को हम इजीली कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। आप थ्योरी में सब कुछ पढ़ लो और बाद में बोलोगे ट्रेनिंग टाइम में हम प्रैक्टिकल तो सीख ही जाएंगे, तो आपका ट्रेनिंग इंटरव्यू टाइम में 0 लेवल है। ऑर्गेनाइजेशन आपको बुलाएगी, आप बोलोगे कि हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो हर चीज में आपको प्रेफरेंस ज्यादा देगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में जो हमारा कंटेंट होगा, वो 100% कोर्स तो कंप्लीट करेंगे।
जो कोर्स कंप्लीट होगा प्लस स्टडी मैट को कवर करेंगे। जो भी स्टडी मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है 100% उनको हम कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि हर कॉन्सेप्ट पे केस लॉ के बारे में बात करेंगे कि क्या केस हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। एक जीएसटी अपडेट्स देंगे, जीएसटी अपडेट्स होगा, लेकिन आपको बता दिया जाएगा कौन सा एग्जाम में आना है और कौन सा अपडेट्स एग्जाम में नहीं आना है। फिर जीएसटी, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब केस लॉ से, और जीएसटी प्रैक्टिकल नॉलेज जो ट्रेनिंग के अंदर होता है, रिटर्न फाइल करना, रजिस्ट्रेशन करना, ऑडिट करना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज हम कोर्स के साथ साथ देंगे ताकि आप इजी में कोई भी कॉन्सेप्ट को और डीपली समझ सको। ये कंप्लीट होने के बाद, और ये सब हम कैसे करेंगे, पढ़ाने का क्या डायरेक्शन होगा, तो एक तो पीपीटी होगा और प्लस जो अभी हम लिख रहे हैं, बोर्ड का यूज कर रहे हैं, और इसके बाद हम आपको एक प्रैक्टिस नोट्स देंगे जिसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी होगा, और आप ट्राई करेंगे वही क्वेश्चन आंसर को एग्जाम में लिखें। और यदि कॉन्सेप्ट समझना है तो क्लास नोट्स के पीपीटी को देखें, और पीपीटी के साथ जो वीडियो हैं उनको आप साथ में साथ यूज करें, तो ऑफ कोर्स आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आइए, जनरली लोग इनको जीएसटी बोल देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर है। हमने भी एक टॉपिक लिया है, इनडायरेक्ट टैक्स में 2 पार्ट हो जाता है, आएंगे उस पार्ट पे भी। पहले भी बताया था कि आईडीटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें एक जीएसटी का पार्ट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक कस्टम के बारे में पढ़ना है। तो कस्टम हम प्राइमरी मैक्सिमम मार्क्स जीएसटी से होता है, तो इसको फर्स्ट पॉइंट देते हैं, सेकेंड पॉइंट हम कस्टम पे देते हैं। तो इसीलिए एक हेडिंग आ गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनके पहले, समझने से पहले हम टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक हमारा है टैक्सेशन। टैक्सेशन में 2 टैक्सेशन, एक डायरेक्ट टैक्सेशन और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पहले हम इनको समझते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है जीएसटी, आईडीटी का पार्ट है जीएसटी और कस्टम। तो जीएसटी को देखेंगे, लेकिन पहले आ जाते हैं हम कि टैक्सेशन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं, इनके बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आइए एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, टैक्स में गवर्नमेंट करती क्या है। जो बच्चे फाउंडेशन करके डायरेक्ट प्रोफेशनल कोर्स के इंटरमीडिएट में आ जाते हैं, उनको नहीं पता है, तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। गवर्नमेंट बहुत सारे काम करते हैं। यहां मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या क्या काम है जो आपको दिखता है, हॉस्पिटल बनवाना, एजुकेशन, स्कूल खोलना, ऐसे ही रोड पे खर्चे करना, बहुत सारे हैं। जितने आप, टूरिज्म का है, ऐसे ही बहुत से जितने आप देख लो गवर्नमेंट एक्टिविटी है, इसमें गवर्नमेंट पैसे खर्चे करते हैं। ये पैसे आते कहां से हैं? तो यहां 2 तरह से इनको
पैसे आते हैं, और ये दोनों को नाम कहते हैं हम टैक्सेशन। टैक्स से पैसे आते हैं, और टैक्सेशन में एक डायरेक्ट टैक्सेशन से आते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आते हैं। ये पैसे लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और इनको खर्चे किए जाते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में गवर्नमेंट डायरेक्ट को अलग कर रहे हैं, इनडायरेक्ट को अलग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेशन को लेकर एक गवर्नमेंट खुद काम नहीं करती है, एक डिपार्टमेंट काम करती है। कौन काम करती है? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। ये गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग अपॉइंट होते हैं, नौकरी करते हैं, और ये लोग कंट्रोल करते हैं डायरेक्ट टैक्स को और ये कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को। गवर्नमेंट रूल बनाती है और रूल को फॉलो कौन करता है? डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। यही डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करती है, बी डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि कैसे टैक्स से हमें पैसा लेना है। तो दोनों डिपार्टमेंट बिल्कुल सेपरेट होते हैं और दोनों डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को पैसे कलेक्ट करके देते हैं, जिनको गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे खर्च करती है। अब देखिए सिंपल एग्जांपल, यदि यहां गवर्नमेंट है और यहां आप हो मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को 5,000 रुपये टैक्स पे करना है। तो यदि मिस्टर एक्स ये टैक्स का अमाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देती है तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये केस 1 है। और केस 2 में यदि मिस्टर एक्स है, ये 5,000 रुपये गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देके इनडायरेक्टली देती है। मिस्टर वाई को ले आया, इन्होंने इनको दिया और ये बाद में गवर्नमेंट को दे दिया, तो उसको हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। फिर से समझिए, केस 1 में मिस्टर एक्स है, इनको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना है, तो हमने 5,000 लिया और गवर्नमेंट को दे दिया कि ये लो मेरा टैक्स, मैं अपना टैक्स खुद दे रहा हूं, उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स। और सेकेंड वाले गवर्नमेंट है, मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स कह रहा है मिस्टर वाई से कि मेरा टैक्स का अमाउंट 5,000 बनता है, जो गवर्नमेंट को दे दो। तो गवर्नमेंट यहां मिस्टर वाई से रिसीव कर रही है, मिस्टर वाई के लिए नहीं, ये मिस्टर एक्स के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए। और थर्ड पार्टी मिस्टर एक्स को तो देना गवर्नमेंट को ही है, लेकिन खुद नहीं देके किसी अलग चैनल से दे रहे हैं, इनडायरेक्टली वे में दे रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? इनडायरेक्ट टैक्स। आएंगे हम बाद में, जो आपके मन में चल रहा है। हम पहले चीजों को नॉर्मल समझ लेते हैं। हमारी लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट को पे करने का, 5,000 हमने पे कर दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने हमें बोला और हमने पे कर दिया। डायरेक्टली मांग रहे हैं गवर्नमेंट कि मुझे पैसे दे दो, मैं उठाया पैसे दे दिया। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करना, मुझसे नहीं मांग के दूसरे से बोल रही है कि यहां टैक्स बनता है, आप इनसे लेकर दो। इसको क्या बोलेंगे आप? इनडायरेक्ट टैक्स। ये उनको बता रहे हैं जो बिगिनर है, जिन्होंने टैक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फाउंडेशन करके आए, 12th में टैक्स नहीं है, वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो गए, बीकॉम में अभी पहुंचे नहीं है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवा रखी है, उसके पास एक बुक मिल गया डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उनको पता होना चाहिए
कि टैक्सेशन होता क्या है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले यदि इसी को हम ऊपर ले जाएं, यहां देखिए टैक्सेशन रेवेन्यू का कलेक्ट करने का काम करती है गवर्नमेंट के लिए, जिसके बेस पर हॉस्पिटल, एजुकेशन, रोड, इन लोगों में, इन सब चीज़ों में पैसे खर्चे किए जाते हैं। गवर्नमेंट केवल रूल बनाती है और ये रूल को फॉलो करते हैं डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी ये फॉलो करते हैं, और जब ये फॉलो करते हैं तो इसको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इस तरह से डिपार्टमेंट ए कंट्रोल करेगा डायरेक्ट टैक्स पे, डिपार्टमेंट बी कंट्रोल करेगा इनडायरेक्ट टैक्स पे। तो आइए हम देखते हैं, दोनों डिपार्टमेंट सेपरेट हैं, दोनों में बहुत लोग, हजारों लोग काम कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ी बड़ी होती है, जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को पास करते हैं वो लोग जाते हैं इस डिपार्टमेंट में, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी आता है। आप भी यदि पास करते हैं तो इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, हमारा टॉपिक क्या था, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब डायरेक्ट टैक्सेशन के जो डिपार्टमेंट हैं उनका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CBDT। डिपार्टमेंट का क्या नाम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ये यहां CBDT, ये ए जो है वो CBDT है। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC। इसको क्या बोलेंगे हम, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। दो डिपार्टमेंट अपने पास हो गया। डायरेक्ट चीजों को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो इसलिए ये पर्टिकुलर बहुत वाइड इलाका है, एरिया है, DT एंड IDT। DT को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन या डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स। और जो प्रोफेशनल्स एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट टैक्स भी फाइनल में जाते जाते आपको 100 नंबर का मिलता है पढ़ने को, और इनडायरेक्ट टैक्स भी 100 नंबर का मिलता है पढ़ने को। लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम में क्या होता है, 3 लेवल होता है, फाउंडेशन होता है, इंटर होता है, फाइनल होता है। तो बच्चों को एकदम इंटरमीडिएट से दिखा दिया जाता है भाई DT IDT। पहले क्या था कोर्स में, DT IDT सेपरेट पेपर हुआ करता था 100-100 नंबर का। बाद में क्या किया, दोनों को 50-50 नंबर कर दिया। और फाइनल में क्या, ऐसे ही 100 नंबर का DT अलग और 100 नंबर का IDT अलग, क्योंकि बहुत वाइड एरिया है। तो आपको चेंज नहीं करना है, यहां भी बेसिक और यहां भी बेसिक, दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं। मतलब जो इंटर में पढ़ना है वही फाइनल में पढ़ना है, कोई रूल चेंज नहीं होता। लेकिन फाइनल में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट पे बात करने लगते हैं, केस लॉ के बारे में बात करने लगते हैं, सेक्शन के बारे में बात करने लगते हैं। जब आप एक्सपर्ट बनने लगते हो तो हर चीज का डिप में जाना पड़ता है, और फाइनल लेवल में हम लोग डिप में जाने का ट्राई करते हैं। तो हमें इंट्रोडक्शन तो इंटर में भी दिया जाता है, और 100 मार्क्स का फाइनल में भी पेपर है। कहीं कहीं ऐसा भी कॉन्सेप्ट था, पहले इंटर के एग्जाम में DT एंड IDT दोनों 100-100 नंबर के होते थे। बाद में DT और IDT मिलाकर 50 + 50 100 कर दिए,
और जब फाइनल की एग्जाम की बात करें, ये इंटर है ये फाइनल है, तो आज भी डीटी 100 नंबर का, आईडीटी 100 नंबर का, ऐसे पेपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डीटी आईडीटी का बेस एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। ऐसा नहीं है कि यहां पे आपने पीजीबीपी पढ़ा डायरेक्ट टैक्स में और वो पीजीबीपी यहां चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहां थोड़ा इजी क्वेश्चन होता था, यहां थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। यहां सेक्शन ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन यहां सेक्शन मैटर करेगा। यहां केस लॉ मैटर नहीं करेगा, लेकिन यहां केस लॉ मैटर करेगा। टॉपिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, सेक्शन सेम है। अब जिस लेवल के आप स्टूडेंट हैं, उस लेवल का आपके अंदर कॉन्सेप्ट बढ़ा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिपार्टमेंट का नाम हम लोग क्लियर कर लिए कि यहां सीबीडीटी है और यहां सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है। यहां वेबसाइट अलग है दोनों का। आप देखोगे इनकम टैक्स india.gov और आप सेकेंड हैंड में देखोगे कि cbic.gov.in, और मिनिस्ट्री भी अलग है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इधर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो इधर डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नाम से है, यहां क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में गवर्नमेंट के यहां काम करती है। अब आप समझदार हैं, इंटर में फाइनल में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, आता भी नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बता दो। लेकिन जहां बच्चा ने बुक पढ़ना स्टार्ट किया है तो उनसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बता दो। आप मेरे वाला एग्जाम्पल मत देना जो हमने समझाया था आपको कि यदि आप डायरेक्टली पैसा लेके गवर्नमेंट को देते हो डायरेक्ट टैक्स है, यदि अपना ही टैक्स लायबिलिटी खुद नहीं दे के किसी दूसरे को देते हो कि ये गवर्नमेंट को दे दो, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये समझने के लिए बोल रहा हूं। लिखना किया है, जब हमारा प्रैक्टिस नोट्स देखेंगे तो जो वहां कंसीडर लिखे गए हैं पॉइंट, आप उसी पॉइंट को लिखेंगे। फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, फिर हम डिफरेंस पे आएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स है क्या? जो इनडायरेक्टली पे किया जाता है और पेड बाय अनदर पर्सन। आपको डायरेक्टली बोल रखा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देते। हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसिंग से रिलेटेड कोई दूसरे पर्सन को दे देते हैं कि भाई इनको गवर्नमेंट को दे दो, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आज के डेट में क्या क्या है, तो जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है। अब आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये जो डायग्राम आप देख रखे हो, इस डायग्राम को जरूर देना। ये मत बोलना कि स्टाम्प ड्यूटी तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, मैं नहीं दूंगा। आप इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, स्टाम्प ड्यूटी सब मिलाकर इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसको हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करके किसी दूसरे को देते हैं कि आप इनको गवर्नमेंट को पे कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो डिफरेंस बिटवीन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में हमें डिफरेंस बता दो। 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में डिफरेंस बताया गया है। तो आइए हम लोग थोड़ा और वर्किंग कर लेते हैं, थोड़ा और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो मिस्टर एक्स खुद देगा गवर्नमेंट को,
कौन सा? जो मिस्टर एक्स की इनकम है उसके ऊपर। इनकम क्या है? जो वो सैलरी करते हैं, सैलरी से अर्न करते हैं, जो रेंट आता है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, शेयर मार्केट, शेयर का ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हैं। बिजनेस प्रोफेशन, यहाँ से इनकम हो सकता है, अदर सोर्सेज से इनकम हो सकता है। ये सारे इनकम है, और इनकम के ऊपर यदि हम टैक्स देते हैं तो उनको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जितना आप अर्निंग कर रहे हो, हम अपने अर्निंग के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। जैसे आप एक महीने में 1 लाख कमाते हो, मान के चलो 10,000 रुपया एक हम दे देते हैं डायरेक्ट टैक्स में, कितना बचा? 90,000। अब आपको क्या करना है 90,000 में? यदि रेंट पे रहते हैं तो रेंट देना है, यदि कार खरीद रखा है तो कार का इंस्टॉलमेंट देना है, मोबाइल बिल पे करना है हर महीने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है हर महीने का, और क्या क्या करना है? बच्चों का ट्यूशन फी देना है, खाने पीने पे खर्चा करना है, मील्स एंड एंटरटेनमेंट। ये मिल्स में जहां भी आप खाओगे पियोगे, यहां जो पेमेंट, यहां जो टैक्स आता है, वो टैक्स हम इनडायरेक्टली देते हैं। पे करते हैं हम किसको? शॉपकीपर को। रेंट है, लैंडलॉर्ड को पे करते हैं। यदि जीएसटी लगाया, टैक्स लगाया, तो हम टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देके लैंडलॉर्ड को देते हैं, और लैंडलॉर्ड क्या करता है? उस पैसे को लेकर गवर्नमेंट को जमा करता है, हमारे बिहाफ में जमा करता है। मान लो 20,000 का रेंट देते हो और 18% जीएसटी है, आपको पे करना पड़ेगा 23,600, 23,600, जिसके अंदर टैक्स है कितना? टैक्स है आपको 3,600। तो ये 23,600 हम डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को पे करेंगे, और लैंडलॉर्ड इसमें से 20,000 अपना, 20,000 अपना रखेगा, और 3,600 गवर्नमेंट को पे कर देगा मेरे भी आप में। तो ये 3,600 भी आपके जो 90,000 बचे वहीं से जाएंगे, केवल 20 नहीं जाएंगे, टोटल जाएंगे। 23,600 अमाउंट यहां से निकलेगा। तो केवल हमारा 10,000 टैक्स नहीं गया, हमारा और भी टैक्स गया। चिप्स खरीद लिए, कुछ खा लिए, वहां भी टैक्सेस मिलेगा। तो जो भी टैक्सेस निकलेगा उनको हम वहां पे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा। तो बहुत सारा अमाउंट, यदि लाख रुपए कमाते हो तो ऑलमोस्ट जब आप सारा कैलकुलेशन करोगे तो पता चला इसमें से कि लगभग 30% के आसपास, 40% के आसपास एज ए टैक्स गवर्नमेंट हमें ले लेती है। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को मिलाकर। हमारा इनकम एक है, हमें सैलरी कभी भी लाख रुपए ही मिलेगी, टैक्स के लिए सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन उसी में से हमें सब काम करना है। इनकम के ऊपर भी टैक्स देना है, और सामान यदि परचेज करते हैं, कोई भी मोबाइल खरीदते हैं, टैक्स देना है, कोई भी सामान हम डेली यूज में खरीदते हैं, सब पे टैक्स देना है। दोनों ही टैक्स को आप ऐड कर लो तो पता चलेगा 40% अप्रॉक्स में हमारा सिर्फ और सिर्फ टैक्स में पैसे जा रहा है। तो हम दोनों ही टैक्स डेली बेस पे देते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। तो हमें क्या देखना है? हमें यह देखना है कि हमने इनकम अर्न किया तो हम इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, डेट कॉल डीटी।
और यदि हमने रेंट पे कुछ लिया हुआ है रहने के लिए तो रेंटिंग टैक्सेबल है अंदर इनडायरेक्ट टैक्स। तो यदि इनडायरेक्ट टैक्स में रेंटिंग टैक्सेबल है तो इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे डायरेक्ट टैक्स में इनकम बोला गया वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में वर्ड यूज होता है सप्लाई। यदि सप्लाई है तो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा यदि सप्लाई है। तो सप्लाई के डिफिनेशन में हम देख लेंगे क्या क्या सप्लाई हो सकता है। और सप्लाई प्रूव हो गया तो जहां डायरेक्ट टैक्स लगेगा वहां इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या, जीएसटी लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है यहां हम इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्स देते हैं और यहां सप्लाई के ऊपर हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो दोनों ही एक डिफरेंस का पॉइंट हो गया कि किस आधार पे, किस बेसिस पे हम टैक्स का पेमेंट करते हैं, उनको देख लिया। तो ऐसे ही और भी टॉपिक है जहां डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम देख सकते हैं। डिपार्टमेंट भी दोनों का अलग है, याद है आपको डिपार्टमेंट, यहां कौन था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, और यहां कौन था, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो ये डिफरेंसेस हैं। ऐसे ही और भी डिफरेंसेस हैं। आपको बताया गया था कि इनकम हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, यहां इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। तो जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं जो टैक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले का टॉपिक है, एकदम बिल्कुल फ्रेश। फिर हम एक पार्ट का कहीं भी नाम नहीं लेते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन का, क्योंकि सारा सिलेबस इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आता है। तो पीपीटी के अंदर से हेल्प से भी आपको दोनों का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और कैसे लिखना है ये आपको प्रैक्टिस नोट में मिलेगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप पर्टिकुलर ऐसे ही लिखना, टेबल बनाकर, एक में बेसिस दे देना, फिर डायरेक्ट टैक्स, फिर इनडायरेक्ट टैक्स, मीनिंग दोनों को डिफाइन कर देना, शिफ्ट ऑफ बर्डन, बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है। फाइनल बर्डन, टैक्सेबल इवेंट, नेचर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस गवर्न बाय डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग 6-7 पॉइंट्स हैं जहां आप हर पॉइंट को देख सकते हो। और बस आप ऐसे मत पॉइंट बना के लिख देना, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, इनकम सप्लाई, प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर, डिफिकल्ट इजी, ऐसे नहीं लिखना है आपको। ये याद करने के लिए है कि इतने पॉइंट्स हमारे पास है। कैसे लिखा जाएगा प्रॉपर लाइन में, एक वर्ड में आपका गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको पूरा लाइन लिखना पड़ेगा कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन डिफिकल्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी होता है। पूरे स्टेटमेंट लिखना है और स्टेटमेंट लिखा हुआ आपको हमारे प्रैक्टिस नोट में मिलेगा, वहां क्वेश्चन भी मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और यह भी लिखा मिलेगा किस किस एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो आप समझने के लिए वीडियो का हेल्प लेंगे, पीपीटी का हेल्प लेंगे, लेकिन जो एग्जाम में लिखना है उसको बुक्स से लिखेंगे जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, उससे प्रैक्टिस नोट से लिखेंगे। तो जो प्रैक्टिस बुक होगा उसी का यूज करेंगे आप पढ़ के समझ के लिखने में। लेकिन यदि आपको समझना है तो क्लास के हेल्प से ही हम समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या डिफरेंसेस है।
अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी तक जितना हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सब क्या था? बेस, कैसे पढ़ना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन, आईडीटी को हम कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। और आईडीटी में हमेशा दो पार्ट, एक पार्ट जीएसटी और दूसरा पार्ट कस्टम, कि जीएसटी को कैसे पढ़ेंगे और कस्टम को कैसे पढ़ेंगे। जीएसटी क्या है, उसके क्या फायदे हैं, जीएसटी का रूल कौन बनाता है, जीएसटी को ऑपरेट कौन करता है, ये सब टॉपिक आपके स्टार्टिंग बेसिक चैप्टर का पार्ट है। तो फुल फ्लेज अब हम कॉन्सेप्ट को ध्यान में देने जा रहे हैं और केवल कोर्स के अकॉर्डिंग हम कवर करने जा रहे हैं। जहां जहां प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, उस प्रैक्टिकल नॉलेज को आपको बताया जाएगा, दोनों को रिलेट किया जाएगा कि ये हमारा जीएसटी का कॉन्सेप्ट है और इसके बेस पे हम यहां काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहां देख सकते हैं कि जीएसटी क्या है, आपको पता चल गया इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में केवल दो, एक जीएसटी और दूसरा कस्टम। कॉम्बिनेशन अलग अलग बना सकते हैं। 100 नंबर का पेपर, हमें ये फोकस करना है कि 100 मार्क्स का पेपर मान लो है तो हम किस तरह से यूज करें। और जो इंटर के स्टूडेंट हैं उनको क्या होता है, 50 नंबर का डीटी और 50 नंबर का आईडीटी। तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट सेम होता है। जो जीएसटी का मीनिंग हम यहां बताएंगे वो जीएसटी का मीनिंग भी फाइनल लेवल में है, दोनों सेम है। लेकिन फाइनल के बच्चे ऑलरेडी बेसिक पढ़ चुके होते हैं तो उतना डिटेल्स में बताने की जरूरत उन्हें नहीं होती है। तो हम बात कर रहे हैं जीएसटी का और देखते हैं कि जीएसटी में हमने किस पॉइंट को रखा हुआ है कि जीएसटी सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, वैट होते थे, सीएसटी होते थे, परचेज टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, एंट्री टैक्स होता था, स्टेट का अलग अलग सेसेस एंड सरचार्ज होता था, टैक्सेस ऑन लॉटरीज अलग होते थे। इन सब को मिलाकर अब एक ही नाम दिया गया है जीएसटी, जिनका फुल नेम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, आप कोई सामान खरीदते थे इंडिया में, गुड्स खरीदते थे तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट। यदि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे तो वैट और सर्विस टैक्स लगाया जाता था सर्विसेज के ऊपर। वैट को स्टेट टैक्स बोलते थे, सेंट्रल टैक्स को सीएसटी बोलते थे और स्टेट वाइज टैक्स को स्टेट टैक्स बोलते थे। लेकिन हमें नहीं जाना डिप में, क्या होता था वो पास्ट था। हम आज 12th पास किए हैं, हम आज प्रोफेशन में आए हैं, आज जो टैक्स स्ट्रक्चर है हमें उनके बारे में पढ़ना है, हमें हिस्ट्री पे नहीं जाना है। तो सिंपल सा लाइन है कि सब जितने इधर उधर के टैक्स होते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो डायरेक्टली नेम दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो जीएसटी के नाम से ही हम लेकर चलेंगे और जीएसटी के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट को आगे इन्होंने बढ़ाया है और जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है, इनके बारे में देखेंगे। मतलब जितने आलतू फालतू 10, 15, 20 अलग अलग जगह टैक्स होता था उस सबको मर्ज करके एक बना दिया गया। तो हम लोग इस चैप्टर में डीपली देखने जा रहे हैं कि जीएसटी का क्या बेनिफिट है, मतलब एडवांटेज ऑफ जीएसटी। हम लोग देखने जा रहे हैं वन नेशन वन टैक्स,
सारे टैक्स को कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया गया, तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? वन नेशन वन टैक्स। सारे स्टेट टैक्स को मर्ज करके एक अलग अलग एक्ट लाके खड़ा कर दिया जो रिलेटेड है जीएसटी से। तो ये देखिए, मैं जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। ये जीएसटी है, एक एक्ट लाया गया आईजीएसटी का, एक एक्ट लाया गया सीजीएसटी का, एक एक्ट एसजीएसटी का। या तो इंडिया में स्टेट है या फिर यूटी है। तो जीएसटी एक्ट में मेनली जो हम एक्ट पढ़ते हैं डीपली में, वो सीजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं। तो जब इसका सेक्शन 2 देखेंगे हम, जहां डिफाइन कर रखा है, वहां कंसीडर करेंगे तो हमें पता चलेगा। और जीएसटी में एक आईजीएसटी एक्ट है, ये भी छोटा सा एक्ट है, कुछ कुछ टॉपिक को यहां भी कवर किया है। और ये बड़ा नहीं है, लगभग 17-18 पेज का है केवल आईजीएसटी एक्ट। और सीजीएसटी एक्ट में ही सारा प्रोविजन लिखा गया है। जो भी एक्ट हम लोग पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट के ही सेक्शंस होंगे। ये एसजीएसटी एक्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जितने स्टेट उतने एक्ट। यूटीजीएसटी एक्ट, दिल्ली भी एक स्टेट है, यूटी है। लेकिन जब हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, डिफिनीशन पढ़ेंगे, वहां पे मेंशन है कि दिल्ली को एक यूटीजीएसटी नहीं, यूटी नहीं मान के स्टेट मानेंगे, एस मानेंगे। तो यहां जो टैक्स लगेगा वो एसजीएसटी के अंदर लगेगा, यूटीजीएसटी के अंदर नहीं लगेगा। चंडीगढ़ है, वहां पे यूटीजीएसटी लगेगा। तो जो यूटी है वहां यूटीजीएसटी, जो स्टेट है वहां एसजीएसटी। तो ये लेकिन पार्ट है किसका? सब के सब जीएसटी का ही पार्ट है। कैसे लगेगा हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में, बेसिक टॉपिक में, जीएसटी में बताया गया है। जीएसटी टॉपिक में और इंटरेस्टिंग है कि हम लोग डिफिनीशन में देखेंगे कि पर्सन अलग होता है और टैक्सेबल पर्सन अलग होता है। जिस पर्सन ने बेसिक कॉन्सेप्ट में पर्सन और टैक्सेबल पर्सन को समझ लिया, वो सारे जीएसटी कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। हम एक ही लाइन आपको समझाने का कोशिश करेंगे। जितने एक बंदा है या एक कंपनी है या एक फर्म है या इंडिविजुअल है, कुछ भी ट्रस्ट है, तो पैन कार्ड एक ही होगा। एक पैन कार्ड इज इक्वल टू 1 पर्सन, 1 पैन कार्ड इक्वल टू 1 पर्सन। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो। लेकिन टैक्सेबल पर्सन क्या? 1 जीएसटी नंबर इक्वल टू 1 टैक्सेबल पर्सन। क्या एक पर्सन, एक पैन कार्ड वाले, एक स्टेट में एक से ज्यादा जीएसटी नंबर ले सकते हैं? दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली पे आपने एक जीएसटी नंबर ले लिया, तो क्या आप जीएसटी नंबर 2 ले सकते हो? यस या नो? एक बड़ा क्वेश्चन। हम एक ही बिजनेस का, एक ही पैन कार्ड का एक स्टेट के अंदर क्या दूसरा जीएसटी नंबर ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं, लिखा हुआ है एक्ट के अंदर। यदि हम 2 जीएसटी ले सकते हैं तो हमारे टैक्सेबल पर्सन कितने हो गए? 2। आपने एक यूपी के अंदर जीएसटी नंबर लिया तो आप कितने हैं? कितने टैक्सेबल पर्सन? 3। पर्सन एक ही, लेकिन टैक्सेबल पर्सन कितने?
जितने जीएसटी नंबर हैं, चाहे एक स्टेट में या एक स्टेट से बाहर, उतने ही टैक्सेबल पर्सन आप हैं। तो जीएसटी को समझने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट इनका बहुत बड़ा है, ऐसा डायरेक्ट टैक्स में नहीं देखने को मिलता। डायरेक्ट टैक्स में यदि एक पर्सन है, एक पैन नंबर है, तो टैक्स भी एक ही जगह रहेगा, वहां जो पर्सन है वही टैक्सेबल पर्सन है। लेकिन जीएसटी के अंदर टैक्सेबल पर्सन डिपेंड अलग है। जितने स्टेट हैं और आपने अपना बिजनेस वहां रखा है और आपने वहां जीएसटी नंबर ले रखा है, तो आप उतने ही जीएसटी का टैक्सेबल पर्सन कहलाओगे, बशर्ते एक ही पर्सन है। एक एग्जांपल, वोडाफोन कंपनी के पास पैन नंबर एक ही होगा, और वोडाफोन कंपनी का हर स्टेट में बिजनेस है, तो वोडाफोन कंपनी एज ए टैक्सेबल पर्सन कितने होंगे? जितने जगह वो रजिस्ट्रेशन लेंगे, जितने स्टेट हैं उतने टैक्सेबल पर्सन होंगे। लेकिन वोडाफोन का मन कर रहा है कि हम दो जीएसटी नंबर लें, दिल्ली में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो जितना मर्जी उतना नंबर ले सकते हैं। जितने रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर वोडाफोन के होंगे उतने ही टैक्सेबल पर्सन ये कहे जाएंगे, ये टैक्सेबल पर्सन है। 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन वोडाफोन के पास पैन नंबर एक ही होगा, और डायरेक्ट टैक्स में केवल एक पर्सन माना जाएगा, एक टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा, और डायरेक्ट टैक्स में केवल एक ही पर्सन टैक्स देगा। तो ये डिफरेंसेस है पर्सन एंड टैक्सेबल पर्सन। आपको समझना पड़ेगा टॉपिक कि ये टॉपिक क्या है, और ये बेसिक का है। तो बेसिक का क्लास जहां 3 घंटे में एंड होना चाहिए, मैं 3 घंटे में नहीं करूंगा। मैं हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से बनाऊंगा ताकि आप हर टॉपिक में उसे रिलेट कर सकें। तो ये क्लासेस थोड़ा लेंदी होगा, टू द पॉइंट पढ़ के हम आगे नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हर कॉन्सेप्ट को हम देखते आएंगे। तो आपने देखा यहां कि जीएसटी जो है, इनको भी सबको हम क्या कहेंगे? जीएसटी। सभी टैक्स को मिलाकर एक बनाया गया जीएसटी। अब हम अलग टैक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये सारे मिक्स हो चुके हैं और एक नाम आ चुका है जीएसटी। तो जीएसटी जब नाम आया तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं कि जीएसटी का क्या बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है। अब एडवांटेज के ऊपर बात करेंगे, और 5-6 टॉपिक हैं जिनको कंसीडर करेंगे, फिर टॉपिक 1 चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स, एडवांटेज या फिर बेनिफिट ऑफ जीएसटी देखने जा रहे हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या जीएसटी का एडवांटेज हो सकता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है, पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, अब मिलाकर एक कर दिया गया है, 1 नेशन 1 टैक्स। हम लोग देख चुके हैं कि लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि स्टेट वैट है, सेल टैक्स है, परचेज टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, एंट्री टैक्स है, अलग अलग टैक्सेस होते थे। इन सब को मिक्स करके अब क्या किया गया? 1 नेशन 1 टैक्स कर दिया गया है। सेकेंड पॉइंट है, कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया गया। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता था? टैक्स के ऊपर टैक्स। यदि हम सर्विस टैक्स ले लेते थे या वैट ले रहे हैं, उसके बाद भी हम अदर टैक्स लगाते थे, तो उस जो टैक्स के ऊपर टैक्स इफेक्ट होता था पहले, उसको हटा दिया गया है। ऐसे ही इसका एडवांटेज ये भी देखने के लिए गया कि इनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया गया, हायर है।
वैट के कंडीशन में हम लोग देखते थे अलग अलग स्टेट डिसाइड करती थी रजिस्ट्रेशन कब लेना जरूरी है। कोई स्टेट का 5 लाख था, कोई स्टेट का 10 लाख था, कोई स्टेट का 15 लाख था। तो स्टेट अपने मर्जी से एक लिमिट फिक्स करते थे कि इतने रजिस्ट्रेशन के इतने के बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन वैट रजिस्ट्रेशन या एक्साइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि लिमिट जो है वो मैक्सिमम कर दिया गया है कि 20 लाख का लिमिट होगा तो रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, या 40 लाख का लिमिट होगा तो रजिस्ट्रेशन। एक लिमिट को फिक्स कर दिया गया है कि इतने के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसको हम डीपली पढ़ेंगे भी सेक्शंस के अंदर, सेक्शन 22 के अंदर, कि क्या कितना लिमिट रखा गया है। कंपोजिशन स्कीम का कॉन्सेप्ट लाया गया सेक्शन 10 में। हम डीपली पढ़ेंगे क्या है कंपोजिशन स्कीम। जो स्मॉल बिजनेसमैन है उसके लिए एक कंपोजिशन स्कीम का अरेंजमेंट किया गया। इसमें कंप्लायंस कम है। पहले सेल टैक्स का रिटर्न अलग जाता था, पहले वैट का रिटर्न अलग जाता था, पहले एक्साइज का रिटर्न अलग जाता था। जितने सारे टैक्सेस हैं उनके रिटर्न, सर्विस टैक्स का रिटर्न अलग जाता था। अब क्या है, जीएसटी में केवल एक रिटर्न है। तो जो कंप्लायंसेस हैं रिटर्न फाइल करने की, वो हमारा ऑनलाइन भी हो गया है और सिंपल भी हो गया है कि एक ही बार करना है, लेसर कंप्लायंस है। तो ऑनलाइन होने से चीज़ें इजी हो जाती है। पहले जाके डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता था, लाइन लगते थे, फिर उसको नोट करके यदि रिफंड भी लेना है तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था। यहाँ क्या है, पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होता है, वो इजीली आप देखने को मिलता है, वहाँ से निकाल लेते हो। तो लेसर कंप्लायंस है और सिंपल और ऑनलाइन फैसिलिटी हमारे अंदर में आ चुका है। डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर द ई कॉमर्स एक्टिविटी, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए भी हाँ प्रोविजंस अलग से हैं। ये भी एक बेनिफिट है जीएसटी का। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक। सबको पता है कि काम यदि स्मूथली होगा, ऑनलाइन होगा, सिस्टमेटिक होगा, कंप्लायंस लेसर होगा, तो आपका जो इफेक्टिव है एफिशिएंसी है तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और रेगुलेटिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थे, जो बाहर रह जाते थे, उनके लिए किसी तरह का रेगुलेशन नहीं था। अब हम उनको भी कवर जीएसटी के अंदर में कर लिया गया है। तो ये मेन मेजर फैक्टर्स हैं, ये एडवांटेज हैं जो एक जीएसटी के अंदर मिलता है। लेकिन हम बार बार बता रहे हैं आपसे कि ये पॉइंट याद करने के लिए है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जीएसटी। पॉइंट बाय वन करके आपने नोट कर लिया, याद कर लिया। लेकिन जब भी आप लिखोगे एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिखोगे, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। तो सेंटेंस के लिए हमारे जो प्रैक्टिस बुक होंगे उस बुक में क्वेश्चन होगा और किस एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं वो भी मेंशन होगा। तो उसके नीचे आंसर होगा और पूरा सेंटेंस में होगा, तो आप उनको पढ़ के याद करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं सिर्फ एक नोटबुक लेके कि हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या क्या एडवांटेज है जीएसटी का उसको लेकर। लेकिन जब हम तैयारी करेंगे एग्जाम में लिखने के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे प्रैक्टिस नोट का यूज करेंगे, जहां क्वेश्चंस भी होगा और आंसर भी होगा। लेकिन हर पॉइंट को समझने के लिए हम वीडियो और पीपीटी का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कुछ ऐसे आइटम्स जिनको जीएसटी के अंदर कंसीडर नहीं किया गया, छोड़ दिया गया, उनको हम बाद में करेंगे या आने वाले टाइम में जब हम जीएसटी को हर चीज़ पे कंपाइल कर लेंगे उसके बाद में इन सब के लिए एक प्रोविज़न बना के और धीरे धीरे हम लेकर आएंगे। तो वहाँ जो आपको देखते हो वाइन एंड बियर शॉप, पेट्रोलियम से रिलेटेड, टबैको प्रोडक्ट, एंटरटेनमेंट टैक्स या टैक्स कंजम्पशन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टाम्प ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इन कंटेंट को जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जिसको हम जीएसटी के स्कोप के अंदर नहीं लाते हैं, इनको हम बाहर छोड़ रखे हैं। तो ये पॉइंट वाइज आपको 5-6 पॉइंट आप मिलेंगे जो आज भी जीएसटी के अंदर कवर नहीं है, इनको हम बाहर रखते हैं। आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में लोग हल्ला करते रहते हैं यूट्यूबर सब कि पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं लगता।
ऐसा नहीं है कि जीएसटी नहीं लगेगा, आने वाले टाइम में वो भी लगेगा, लेकिन लोग, जो गवर्नमेंट है वो सिस्टम को डेवलप कर रही है कि हम डेवलपमेंट कर लेंगे, अभी मेंटली तैयार नहीं है, अभी सिस्टम नहीं है, तो हम सब कुछ को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, उसके बाद हम इन चीज़ों सबको लेके आएंगे जीएसटी के प्रोविज़न में। तो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि जीएसटी के स्कोप के अंदर में क्या क्या कवर नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। तो आप ये 6 पॉइंट को तैयार कर लेंगे कि ये नहीं है, आपको रीज़न नहीं देना क्यों नहीं है, आपको नेम बताना है। तो 2 नंबर बहुत हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं वेटेज होता है, और इसमें कोई सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नेम भी लिख देंगे तो इस क्वेश्चन में सफिशियंट है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि एक मेन आप किस तरह से कहते हो कि 1 नेशन 1 टैक्स, आप वहाँ से स्टार्ट करना। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से था, सर्विस टैक्स के प्रोविज़न को पढ़ेंगे आप तो वहाँ लिखा हुआ था सर्विस टैक्स अप्लीकेबल नहीं है जम्मू एंड कश्मीर पे। तो ऐसा होता था कि इसको जम्मू एंड कश्मीर को भी कंसीडर कर लिया। पहले इंडिया का डिफिनेशन में बहुत जगह, बहुत सारे एक्ट में प्रोविज़न होता था कि जम्मू कश्मीर पे अप्लीकेबल नहीं है, वहाँ टैक्स का सिस्टम अलग था। तो उस समय जोर शोर पे ये लाइन था कि होल नेशन हूँ एक जैसा टैक्स रहेगा, पूरे कंट्री में हमने सिमिलरिटी ला दिया, 1 नेशन 1 टैक्स का कॉन्सेप्ट बोला। इसके डिफिनेशन में, जीएसटी के डिफिनेशन में हमने जम्मू कश्मीर को भी लेकर आ गए। तो इस तरह का लाइन था, और जहाँ बहुत सारे जो टैक्सेस थे, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, एक्साइज, लोकल टैक्स, सीएसटी, ऑक्ट्राई, वैट, इस सब को खत्म करके एक जीएसटी आ गया जिसको कहते हैं 1 टैक्स। तो ऐसा मत बोल देना कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स में जितने सारे प्रोविजन थे उनको मर्ज करके हम एक साथ ले गए, वहाँ का कॉन्सेप्ट है 1 नेशन 1 टैक्स का। तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, बस ध्यान रखना है जब हम 1 नेशन 1 टैक्स की बात करेंगे तो हम इस बात पे जरूर जोर देंगे कि जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड किया गया जीएसटी के अंदर होल ऑफ इंडिया के डिफिनेशन में। तो इसलिए बोला गया, और बहुत ही चर्चा में ये टॉपिक था कि किस तरह से 1 नेशन 1 टैक्स लाया गया। अब ये आपको पहले भी समझा चुके हैं कि डुअल जीएसटी मॉडल जो है, जितने भी स्टेट हैं और सेंट्रल है, वहाँ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है। यहाँ थोड़ा हम प्रैक्टिकली चलेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो जीएसटी के कॉन्सेप्ट में है क्या, उनको देख लो आप। आपका बिजनेस है यहाँ पे, एक स्टेट है दिल्ली में, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ये टैक्स जो है वो 3 रहेगा, आईजीएसटी अलग होगा, सीजीएसटी अलग होगा और एसजीएसटी अलग होगा। ये एस फॉर स्टेट। इंडिया में यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी, तो वो भी 7 है, लेकिन उसको आज ही के टॉपिक में कवर करेंगे क्या है नहीं है। तो जहाँ वहाँ यूटी जीएसटी होगा। अब देखो हम दिल्ली में, दिल्ली को है तो ये यूटी, बट जीएसटी एक्ट में दिल्ली को एक स्टेट माना है। तो हम एग्जांपल दिल्ली का लेते हैं। यदि दिल्ली में मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है और ये भी दिल्ली में है, ये 10,000 का सामान बेचता है, 10,000 का बेचता है वाई को, इसके ऊपर सेम स्टेट में होगा तो दोनों, मान लो 18% रेट है और दोनों का स्टेट सेम है, दिल्ली एंड दिल्ली, तो उस कंडीशन में 10,000 पे 9% एंड 9%, ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी लगेगा। अब 10,000 का 9% 900 हुआ, 900 हुआ, दोनों मिला के 11,800 हो गया। इनको हम लोग कहते थे इनवॉइस वैल्यू, इनको हम लोग कहते थे टैक्सेबल वैल्यू। मतलब इनको टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं और इनको क्या कहते हैं,
इनवॉइस वैल्यू, और दोनों टैक्स लग गया, सेंटर का भी और स्टेट का भी। तो जो CGST है वो स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है, जो SGST है, सॉरी SGST वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और जो CGST है वो सेंट्रल। S का मतलब स्टेट और C का मतलब सेंट्रल, दोनों गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। ये दोनों मिल के यहाँ टैक्स लग रहा है, कुछ पार्ट स्टेट को जाता है, कुछ पार्ट सेंट्रल को जाता है। लेकिन इसी को यदि हम देख लें दूसरे एग्जाम्पल में कि दिल्ली का पर्सन है मिस्टर X और यूपी का पर्सन है मिस्टर Y, ये 10,000 का सेल किया, 10,000 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। इसमें यदि स्टेट दूसरा है, ये दिल्ली है और ये यूपी है, तो जहां इंटर स्टेट होगा, जहां इंटर स्टेट होगा वहां IGST लगता है। तो IGST 18% यदि लगाओगे तो 1800, और दोनों को जो ऐड करेंगे जो अमाउंट आएगा ये इनवॉइस वैल्यू है। तो इनको हम देख लिए कि IGST हम इंटर स्टेट में लगाएंगे, और सेम स्टेट होगा तो क्या होगा, CGST होगा और SGST होगा 99%। अब फिर से मैं एग्जांपल थर्ड लेता हूं। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं। इसको देखते हैं थर्ड एग्जांपल को कि थर्ड एग्जांपल हम किस तरह से लेते हैं। अब मिस्टर X और मिस्टर Y एंड मिस्टर Z, ये दिल्ली में है, ये यूपी में है और ये दिल्ली में है। पहले वाला ही एग्जांपल है, ये 10,000 का सेल करता है, तो यदि यूपी में करता है तो IGST लगाएंगे 18%, यदि वो दिल्ली में ही सेल करता है तो CGST एंड SGST लगाएंगे हम, ये भी 9 और ये भी 9, ठीक है। लेकिन मिस्टर X यदि यूपी में भी इनका बिजनेस है तो इनके पास GST नंबर कितने होंगे, 2 होंगे, यूपी का अलग होगा और दिल्ली का अलग होगा। यदि सेम स्टेट में GST लगाते हैं, सेम स्टेट में यूपी टू यूपी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट होगा, और यदि इंटर स्टेट होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। आप डायरेक्टली इन लोगों ने, आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन होता क्या है जब हम टैक्स का कलेक्शन करते हैं तो जो SGST है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दे देती है, लेकिन जब वो IGST आती है तो कलेक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सारा, बाद में उनमें से कुछ लेके स्टेट गवर्नमेंट को देती है। मतलब टैक्स का कलेक्शन टोटल एक पोर्टल पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा, बाद में हिसाब किताब करके भेजेंगे। तो कभी कभी आपने गवर्नमेंट के तरफ से लाइन भी निकल जाता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट क्लेम करती है कि GST का अमाउंट मेरा बकाया है, उन्होंने दिया नहीं सेंट्रल वाले ने। वो इसलिए करती है क्योंकि बहुत सारे पैसे जो हैं, जो कलेक्शन है, वो एक साथ जो आपके नाम से आ गया, मान लो स्टेट आपका दिल्ली है, आपके नाम से आ गया वो तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन जो IGST के लेवल में आपका कलेक्शन हुआ है तो उसमें टाइम लग जाता है, उसको धीरे धीरे रिलीज करती है गवर्नमेंट। तो हमें बेसिकली इसमें देखना क्या था, कि देखना ये था कि जो टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, उस टैक्स कलेक्शन में सेंट्रल को भी मिल रहा है, इन्वॉल्व है, स्टेट भी इन्वॉल्व है, और IGST केस में बोथ इन्वॉल्व हैं, दोनों इन्वॉल्व है। इसमें उनको भी जाना है, इनको भी जाना है, सेंट्रल को तो कुछ मिल ही रहा है CGST में,
SGST में स्टेट को मिल रहा है और IGST में दोनों इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे केस में, इसी केस के कारण हमारे पास ये सिस्टम देखने को गया। पहले अलग था, जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, ये 100% स्टेट का होता था और स्टेट वाले लगाते थे। हो सकता था यूपी में अलग हो, बिहार में अलग हो, दिल्ली में अलग हो, हरियाणा में अलग हो, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता था कितना होना चाहिए, उस हिसाब से वो टैक्स लगाते थे। अभी भी हम लोग देखने को मिल जाता है कि कोई कोई मूवी पे क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं कि यार ये तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स को फ्री कर दिया। तो आप जब देखोगे यहाँ कि किसको स्कोप में नहीं रखा जाए, तो आपको 4th पॉइंट, एंटरटेनमेंट टैक्स किसके, लोकल बॉडीज के द्वारा होता है। तो कोई गवर्नमेंट उसको फ्री कर देती है, कोई गवर्नमेंट नहीं फ्री करती है, तो उसके ऊपर आपको एंटरटेनमेंट मूवी देखने जाते हैं तो लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हमें यही दिखाना था, डुअल GST मॉडल, जहाँ स्टेट और सेंट्रल दोनों इन्वॉल्व है, चाहे वो CGST का केस हो, SGST का केस हो, IGGST का केस हो। इसको हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में जब एग्जाम्पल करेंगे तो हम आपको और ढंग से समझाएंगे। लेकिन हमारे पास बेटर ये है क्या कि अलग अलग जगह पे टैक्स नहीं लगने से एक साथ लग जाए, और ज़्यादा सही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी दूंगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है बट पहले चलता था, उसको डिनाई नहीं करते थे। मान लो कोई सामान आपने 10,000 का है, इस पे पहले एक्साइज ड्यूटी आ जाता था, मान लो 1,000 का, 11,000 हो गया। अब इसके ऊपर वैट लग जाता था, ये वैल्यू के ऊपर मान लो 4% लग गया, तो 4% 10,000 पे नहीं 11,000 पे लगता था। तो ये जो एक्साइज लगा हुआ है इसके भी ऊपर वैट लग जाता था, इसलिए इनको हम डबल इफेक्ट बोलते थे कि एक्साइज के ऊपर वैट लग गया तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। तो ये GST में नहीं देखने को मिलेगा। GST में क्या होगा, यदि टैक्सेबल वैल्यू 10,000 है तो डायरेक्टली 10,000 के ऊपर GST लगेगा। तो पहले वैट 100% स्टेट गवर्नमेंट लेके जाती थी, ऐसे ही एक्साइज का कॉन्सेप्ट था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। तो इस तरह से हम लोग देखते रहे थे। अब ये नहीं देखना है, अब हमें ये देखना है कि डायरेक्टली एक टैक्स लगेगा, 1 नेशन 1 टैक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो डुअल GST मॉडल में यही देखें कि सेंट्रल और स्टेट, और जब कभी ज़रूरत पड़ा तो दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर इस चीज़ को कंप्लीट करती है। अब आते हैं GSTN, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनको पहले हम यहाँ समझते हैं कि GSTN क्या है। शॉर्ट नोट में आता है, लिखेंगे वही जो हमारे प्रैक्टिस बुक में लिखा हुआ है, हमने समरी तैयार करके दे रखा है वहाँ पे, तो आप उसी को फॉलो करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं क्या कैसे होगा। देखो, आपको पता ही है कि ये GSTN एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें 3 लेवल होते हैं, एक ट्रस्ट का, एक सोसाइटी का और एक सेक्शन 8 कंपनी का। इन तीनों को हम चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में देखते हैं। ये NGO बोल लो आप या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल लो आप। तो इसके अंदर एक कैटेगरी है सेक्शन 8 की जो MCA में रजिस्टर्ड होता है, और ये GSTN इसलिए बनाया गया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 100% इन्वॉल्व हैं GST को रेगुलेट करने में। सारा मेंटेन का काम, ऑपरेशन का काम सब ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। GST का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रिटर्न कैसे जाएगा, पेमेंट कैसे आएगा,
सारा काम का हेडक जीएसटीएन का है, गवर्नमेंट ने इनको दे रखा है। इनके लिए कॉल सेंटर चाहिए तो जीएसटीएन डिसाइड करेगा कि कॉल सेंटर की व्यवस्था करो, लोगों को दिक्कत हो रहे हैं जी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जीएसटी के सभी फंक्शन को हैंडल करेगी, चाहे कुछ भी है। अब जीएसटीएन ने क्या किया, एक वेबसाइट अलग से बनवा दिया और बोला कि ये वेबसाइट वाले प्रैक्टिकल जो इश्यूज होते हैं, प्रैक्टिकल जो काम होते हैं उनको करेंगे। तो जीएसटीएन का वेबसाइट अलग है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फंक्शन करती है। तो इसमें हम जब ऑर्गेनाइजेशन है तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, नहीं है, उनके क्या मिशन है, क्या विजन है। तो ये सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो एग्जाम में आ जाता है कि जीएसटी नेटवर्क पे शॉर्ट नोट लिखो 5 मार्क्स का। तो जीएसटीएन शॉर्ट नोट आप सिंपल तरीका से लिखेंगे, वो हमने लिख के भी दिया। पहले समझना जरूरी है कि ये है क्या, और जो समझना है वो लिखना नहीं है। समझने का कॉन्सेप्ट होता है आपके माइंड को वॉश कर देगा कि हाँ ये परफेक्ट चीज मिल गया मुझे, अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आपको 5 नंबर में बोल रहा है लिखने के लिए। तो किस हिसाब से लिखा जाए, किस वर्ड का सिलेक्शन किया जाए, उनके ऊपर बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस नोट में आपको दिया हुआ है कि जीएसटीएन पे शॉर्ट नोट लिखना है, कब एग्जाम में आया और किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है। तो आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जो जीएसटी क्या है, कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जो जीएसटी के ऑपरेशन को देखती है, उन किस तरह से मेंटेन होना चाहिए, क्या सही है लोगों के लिए, कौन से वेबसाइट पे यूज होना चाहिए। यदि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स जाएंगे तो सिंपल मैं उनके वेबसाइट्स पे लेके आपको जाऊंगा और वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि जीएसटीएन क्या है। ये है जीएसटीएन का वेबसाइट gstn.org। अब org में देखो आप बहुत सारे लाइन होंगे, प्रोजेक्ट किया है, पार्टनर्स अलग अलग हैं, ये जीएसटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया है, मनीष कुमार सिन्हा जी सीईओ हैं, ऐसे ही अलग अलग लोग और भी इन्वॉल्व हैं, उनका एक डायग्राम दे दिया है इनको। और अबाउट इसमें देखेंगे, विजन मिशन मिल जाएगा, आवर टीम मिल जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल जाएगा, कमिटी मिल जाएगा, तो लीडरशिप मिल जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी देख सकते हैं कि कौन कौन है डायरेक्टर। ये सारा डेटा अवेलेबल है जीएसटीएन के पोर्टल पे। और इस तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हैं कि क्या क्या है, नहीं है। लेकिन इतना कुछ लिखना नहीं है आपको। आवर स्टोरी क्या है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखेंगे फर्स्ट लाइन में वही होगा कि हम लोग को करना क्या है। एक डेटाबेस आ गया कि टोटल इतने टैक्स पेयर हैं, इतने रिटर्न्स, पेमेंट ट्रांजेक्शन इतने हैं, B2B इनवॉइसेज इतने हैं, टैक्स पेमेंट इतना है, ईमेल सर्विसेज इतना है सिंस 2013। और जो इनकॉर्पोरेट हुआ था जीएसटीएन, ये हुआ था 28 मार्च 2013 को, 28 मार्च। लेकिन जीएसटी अप्लाई कब से हुआ है? 2017 में हुआ है। तो 4 साल पहले कंपनी बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बना गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा डिटेल्स दिया गया। और ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने आज तक टोटल इतने टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं, इतने रिटर्न फाइल हो चुके हैं, और ये लोग डेली बेस पे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा कि हिस्ट्री ऑफ जीएसटी क्या है, कौन कौन से लोग हैं इन्वॉल्व, शेयर्स किसके पास कितना है, सब मिलेगा। यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 24.5% शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 24% 5 है, 24 49% हो गया। एचडीएफसी बैंक के पास है 10% एंड एफजीएफसी के पास है 10%। आईसीआईसी बैंक के पास 10% है, एनएससी के पास 10% है, एलआईसी हाउसिंग के पास
11% है। तो ये इनकॉर्पोरेशन हुआ था सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट में। ये अमेंडमेंट 13 से पहले के जो कंपनीज लॉ थे 1956 वाले, उसमें अब वही सेक्शन 25 जो है वो अमेंड होके सेक्शन 8 कंपनी बन गई है। लेकिन इसका इनकॉर्पोरेशन आप ऑलरेडी देख चुके हो 28 मार्च 2013 को हुआ, तो पुराने एक्ट में हुआ था, इसलिए सेक्शन 25 कंपनी थे। तो 49% शेयर जो है गवर्नमेंट के पास है और बाकी 51% शेयर ये आप यहाँ मिल जाएगा वेबसाइट पे देखने को कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर HDFC 10, HDFC बैंक 10, ICICI बैंक 10, NSC एंड LIC हाउसिंग 11, ये सब ऐड करके 51 और 49 सेंट्रल और गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर। तो ये पोर्टल पे लिखा हुआ है, तो इतना डिटेल्स में नहीं जाना है। मैं पोर्टल इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि जीएसटी का जीएसटीएन होता क्या है। आपको लिखना वही है। आप इसके ऊपर जीएसटीएन के ऊपर 2000 पेज का बुक बनाएंगे फिर भी वो कंप्लीट नहीं होगा। आपसे एग्जाम में केवल 5 मार्क्स का पूछा गया है, तो आप 5 नंबर में क्या लिखेंगे उसका सिलेक्शन बहुत सिमिलर होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। हमारा काम है हम आपको बताएं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट नोट पूछ रहा है 5 नंबर में, तो ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट ये है, मेंशन कर सकते हैं आप, वेबसाइट ये है। और जीएसटी के और भी पोर्टल है, जैसे ये है, इस पे हम वर्किंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन का, रिटर्न का, रिफंड का। देखो आप सर्विसेज में जाओगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, यूजर सर्विसेज, रिफंड, ई-वे बिल, ट्रैक, सब मिलेगा। तो ये वेबसाइट कंट्रोल में है किसके? जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जीएसटी है, इनके कंट्रोल में है ये वेबसाइट। तो हमें उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, हमें बस समझना है कि जीएसटीएन में हम क्या लिख सकते हैं। हमने आपको बस 3 से 4 लाइन में बताया समझने के लिए। जीएसटीएन जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 28 मार्च 2013 में हुआ। सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। आज के डेट में कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड हुआ। और इसमें शेयर होल्डर कौन है उनको भी दिखाया। मेनली आपको ये देखना है कि इट विल बी द इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर। और हमारा जो वेबसाइट है ये एक समझने के लिए बोला कि हम 2 मिनट 5 मिनट आपको बता दें कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शॉर्ट नोट पूछ रहा है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स आप वही लिखेंगे जो एक प्रैक्टिस मैनुअल में, प्रैक्टिस नोट में आपको हमारे तरफ से मिलेगा। वो बहुत ही सिंपल होगा और सबका क्रक्स होगा। आप वहां से कंटेंट उठाएंगे और उसी को प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, उसमें किसी तरह का कोई डाउट होता है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, सर आपके बुक में ये लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो समझ में नहीं आता। इस जीएसटीएन का जो आप ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन में इजली वे में कि रजिस्ट्रेशन करता है, कंप्यूटेशन करता है जीएसटी का, टैक्स कितना बनना चाहिए, कितने रिटर्न फाइल हुए हैं, सेंट्रल का स्टेट का क्या रूल्स हैं, सारा कुछ इन्हीं को देखना है। ये जीएसटी पेमेंट के बारे में बात करता है, तो आपसे पेमेंट किस तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं उसका ऑप्शन यदि देना है तो यही देंगे। नेट बैंकिंग से करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी लेके आना है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि हम आपको अवेलेबल कराएं। टैक्स पेयर के प्रोफाइल को देखते हैं किस लेवल में होना चाहिए और किसी तरह का टैक्स का जो कैलकुलेशन करता है। जब आप प्रैक्टिकली सीखोगे कि क्या क्या टैक्स कैसे ऑटो पॉपुलेट आता है, उसको करेक्शन भी कर सकते हैं कहीं कहीं, तो इस तरह का आपको रिपोर्ट बना के देता है। जब आप सबमिट करते हैं तो आपके सारे हिस्ट्री लाता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए डायरेक्टली ये जितना बात करेगा ना फंक्शन के बारे में, वो वही बोलेगा
कि भैया हम ये करके देंगे, आप रिटर्न फाइल करो, आप रजिस्ट्रेशन करो, हम ये देंगे, आप रिटर्न फाइल करो, हम आपको कहीं भी टैक्स पे कर रखे हो उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे हम आपके पोर्टल पे, आप रिकनसाइल कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने दूंगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल ऑनलाइन सिस्टम है। यदि आप दिल्ली में बैठे हो, कोई बंगाल में बैठा है, तो वहाँ आपने परचेज किया था, उसका आईटी आया नहीं आया आईटीसी, तो उसको भी ऑनलाइन पोर्टल पे देख सकते हैं। तो ये क्यों देख पा रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑर्गेनाइजेशन आपको बता रहा है कि हम ये काम करते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है लिखना किसी भी बंदे के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन बता दो। यदि आप मुझसे पूछोगे सर आपका फंक्शन क्या है या मेरे बारे में बोलोगे, तो आप लिख दो आईडीटी से रिलेटेड, ये हमें कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, ये हमें टेस्ट लेते हैं, ये हमें वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ये हमें रिवाइज करवाते हैं। तो ये जो है ये हमारे फंक्शन है। तो इसी तरह से एक जीएसटीएन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या होगा? वो रजिस्ट्रेशन करेगा, वो रिटर्न में करेगा, वो रिकनसाइल में हेल्प करेगा, वो बिजनेसमैन का सारा डेटा को सेव करेगा, जब जरूरत होगा तो वो आपको रिफ्लेक्ट करके देगा, वो आपको रिफंड क्लेम करने में सहायता प्रदान करेगा, वो हर तरह का जितना आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं पेमेंट करने में ऑप्शन देगा, वो हेल्प करेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम को चलाने में क्या क्या मदद कर सकती है, वो सारे उसके फंक्शंस आ जाते हैं। आप याद नहीं करना, आपको समझना है। यदि आपने ऑर्गेनाइजेशन को माइंड में बैठा लिया तो ईजिली आप उसके बारे में लिख पाएंगे। और क्या कर सकता है, हम सोचना स्टार्ट करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन हो सकता है, ये आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, कि जिसको भी दिक्कत होता है एक टोल फ्री नंबर दे रखा है या जीएसटी का नंबर दे रखा है या कॉल सेंटर का अरेंजमेंट कर सकता है कि आप कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है फंक्शन में, लेकिन आप लिखेंगे ये तो ये गलत नहीं होगा, ये 100% सही होगा, इनके फंक्शन के एरिया में आता है। तो यदि हम कॉन्सेप्ट को समझ लें कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया और मेरे माइंड में चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन, मेरे माइंड में चल रहा है जीएसटी का फंक्शन, तो हम ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के बारे में बता देंगे कि ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है जीएसटीएन। अब देखिए जीएसटी जो आया था वन नेशन वन टैक्स, तो इंडिया में जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा तब तक आप किसी चीज को नहीं लागू कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चेंज किया गया, बदलाव किया गया, अमेंड कर दिया गया और वहां एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, वन नेशन वन टैक्स। बहुत सारे टैक्स लेते थे, उसको बताया गया कि हम अब सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करने वाले हैं और हम वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट को करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, दोनों मिलके, दोनों के पास पावर रहेगा, स्टेट के पास भी रहेगा, सेंट्रल के पास भी रहेगा। लेकिन इसको यस करने के लिए हर स्टेट का पावर था। कहां था? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। अब एक स्टेट को मनाने जाओ तो दूसरा मना कर देता था, मैं एग्री नहीं हूं। जब तक सब नहीं मानेंगे तब तक ये पास नहीं होगा, सिस्टम को डेवलप नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, जहां आपका अपना सरकार है वहां तो आपने यस फटाफट कर दिया, जहां आपका सरकार नहीं है तो वो जल्दी यस नहीं करते थे। तो ये मनाते मनाते सालों बीत गए, तब जाकर एक साथ मिलकर सबने ओके किया और इस चीज को संविधान में बदलाव किया गया, अमेंड किया गया कि हम एक पावरफुल सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स। और किसी तरह से सब लोग एक होके इस चीज को मान लिया गया और बोल दिया गया कि हम इस तरह से पैसे का कलेक्शन करेंगे, इस तरह से बंटवारा करेंगे। जो पावर सेंट्रल के पास है वही पावर स्टेट का भी, पावर को भी डिफाइन कर दिया गया और बता दिया गया कि हम जो पावर के लिए वैल्यू का डिटर्मिनेशन होगा, वैल्यूएशन होगा, उनका आधार ये है। तो जितने प्रोविजन डिस्कस करके मनाना था, एक एक प्रोविजन के ऊपर डिस्कस किया गया, सबका अप्रूवल लिया गया, सब जगह पास किया गया
और पास करके इन्होंने एक आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन में 279A, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कि ये जो रूल रेगुलेशन है वहां जो डिसीजन होंगे वो डिसीजन कौन करेंगे, जीएसटी काउंसिल करेंगे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताओ कि सिग्निफिकेंट प्रोविजन क्या थे अमेंडमेंट के लिए 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि वन नेशन वन टैक्स के लिए आया। तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इस रूल को, अमेंडमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए, डिसीजन के लिए इन्होंने 279 आर्टिकल में इन्होंने जीएसटी काउंसिल को बनाया। अब जीएसटी काउंसिल में कौन होंगे उसको देखेंगे, मतलब जीएसटी काउंसिल होता क्या है उसको देखेंगे। बाद में इन्होंने जो उसमें आकर जीएसटी काउंसिल का अलग से वेबसाइट भी बना दिया, जो कि उस वेबसाइट से मैं तो खुश नहीं हूं। इसलिए खुश नहीं हूं कि देखो ये जीएसटी काउंसिल का वेबसाइट है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे जीएसटी मीटिंग्स, काउंसिल मीटिंग। तो काउंसिल मीटिंग यदि हम क्लिक कर दें, जीएसटी काउंसिल मीटिंग, तो यहां देखेंगे आप कि लास्ट वन इज कौन सा 44। ये सारे जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुए हैं और उसका डिटेल्स यहां दिया गया। मैं इस वेबसाइट से इसलिए खुश नहीं हूं कि अभी 20 दिन पहले 47th काउंसिल मीटिंग हुआ है और इसमें अपडेटेड कितना है 44। तो 45, 46, 47 ये 3 जीएसटी काउंसिल मीटिंग यहां अपडेटेड नहीं है। लेकिन इनका प्राइमरी वेबसाइट भी देखेंगे तो gstcouncil.gov.in यही है। लेकिन इनके वेबसाइट पे जो मेन काम है वो मेन काम ये नहीं है कि आप जीएसटी का नॉलेज दे रहे हैं। यहां देखो जीएसटी हेल्प करेंगे जी, जीएसटी नॉलेज देंगे जी, सीजीएसटी देंगे जी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी, कंपनसेशन रेट, सब कुछ है लिखा हुआ। इनका मेन काम ये नहीं है। नाम है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल होता क्या है और उनके जो मीटिंग होते हैं कम से कम वो मीटिंग अपडेट होना चाहिए। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है वो लास्ट कहाँ है 44 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। 45 भी चला गया, 46 भी चला गया, 47 भी चला गया 15 दिन पहले। तो अपडेट इस वेबसाइट पे होना चाहिए, इसीलिए इस वेबसाइट को दिखाया हूं। इनको मैं यहां से हटाता हूं। अब आ जाओ टॉपिक पे कि जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279A। अब हम देखते हैं जीएसटी काउंसिल होता क्या है। क्लियर है यहां तक? जीएसटी काउंसिल बनाया गया एक ग्रुप का। उस ग्रुप में कौन सब होंगे? जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो चेयरपर्सन होंगे, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एज ए मेंबर, द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। इंपॉर्टेंट वर्ड है ईच स्टेट। हर स्टेट से एक, चाहे वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हो, स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर हो, या फिर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है कि आप जीएसटी काउंसिल का पार्ट होंगे, वो उस जीएसटी काउंसिल का क्या होंगे? मेंबर्स होंगे। अब ये मेंबर जीएसटी काउंसिल हैज सेलेक्ट वन ऑफ देम एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ये एक ऑर्गेनाइज किया गया और इसकी मीटिंग होती है। जीएसटी पे सारे डिसीजन इन लोगों के द्वारा लिया जाता है और जो डिसीजन लिया जाता है उसी को लागू किया जाता है। तो आपने देखा कि 44 तक तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग अपडेटेड है। अभी 10 दिन पहले 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो चुका है, जिसमें 18 जुलाई से हल्ला भी हो रहा था कि दूध सब जीएसटी लगा दिया जी।
चावल आटे पे भी जीएसटी लगा दिया जी। ये कहाँ डिसीजन लिया गया? ये 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लिया गया। काउंसिल मीटिंग कौन किया? तो यूनियन फिनांस मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन थे, और हर स्टेट के जो फिनांस से रिलेटेड बंदे थे। अब ये कहना गलत होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे थोप देते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं। यार जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कौन डिसीजन ले सकता है? वोटिंग का पावर हर मेंबर को है। और कौन मेंबर होता है? अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर हर स्टेट में है, तो कोई भी पास करवाना चाहेगा वोटिंग के थ्रू तो 2 मिनट में पास हो जाएंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये डिसाइड गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये डिसाइड किसने किया? जीएसटी काउंसिल ने किया। उस काउंसिल के बाद रेट अमेंड करके आया गया। तो जीएसटी काउंसिल क्या क्या डिसीजन ले सकती है? रेट को अमेंड कर सकती है जी। और क्या कर सकती है? कम है, न एग्जेम्प्टेड है तो टैक्सेबल कर सकती है जी। कोई का रेट मतलब ज़्यादा है तो कम कर सकती है जी। तो ऐसा सीजीएसटी एक्ट में मतलब एग्जम्पशन का पावर है, रेट चेंज का पावर है इनके पास। काउंसिल कर सकती है, और काउंसिल का मीटिंग होते रहता है, और वो मीटिंग प्रॉपर वे में आ जाता है पब्लिक डोमेन में कि हम इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिए, और ये भी आ जाता है ये मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया वो किस डेट से एप्लीकेबल है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से लोग होते हैं। अब हम देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल का फंक्शन क्या क्या होता है। तो पहले से बता रखा हूं, टैक्स रेट को इधर से उधर करना हो, एग्जेम्पशन हो, लिमिट को बढ़ाना घटाना हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है उसको रिजॉल्व करना हो, जीएसटी रेट से रिलेटेड या लेगिस्लेशन जो भी आप देखते हैं, कोई भी प्रोविजन डालना हो, कोई स्पेशल स्टेट के लिए डालना हो, कहीं कोई नुकसान हो गया उनके लिए सोचना हो, पेट्रोलियम को जीएसटी में रखना है नहीं रखना है वो डिसाइड करना हो, पेट्रोलियम के एरिया में किस तरह में जीएसटी को स्टार्टिंग में अप्लाई कर देना है उनका डिसीजन हो। ये सारे डिसीजन जितने भी डिस्ट्रीब्यूट के या इधर उधर के कोर एरिया के हैं, ये जीएसटीएन के पास पावर नहीं है। वो सिंपल सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स गवर्नमेंट बनाती है, जो गवर्नमेंट खुद रूल नहीं बनाती है, ये काउंसिल में डिसाइड होता है। ये काउंसिल में जब डिसाइड हो जाएगा यही चीज आपको जीएसटीएन को दे दिया जाएगा, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने वेबसाइट पे इसी के अकॉर्डिंग अमेंड कर देते हैं और यही को सब जगह लागू करवा देते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल है। तो यहाँ तो एक एक लाइन में है, लेकिन इसको डिटेल्स में पॉइंट बनाकर एक वर्ड में नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, प्रॉपर लाइन में लिखना है कि हम जीएसटी काउंसिल का क्या क्या फंक्शन है उसको बताना है। अब जीएसटी, मैं सिर्फ ये चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे जीएसटी के अंदर कौन से सेक्शन डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है उनको एक लिस्ट दे दिया गया है। और सेक्शन 2 सीजीएसटी एक्ट का है, जहां सबसेक्शन अलग अलग सबसेक्शन में अलग अलग पॉइंट्स को कंसीडर किया गया है, और उसको हम पूरे जीएसटी का जब कंपाइल 100% पढ़ेंगे तो एक समरी के रूप में आपको दे देंगे कि इसको किस तरह से डिफाइन किया गया। आज ही के क्लास में हमने पहले भी पर्सन और टैक्सेबल पर्सन में आपको डिफरेंस बताया कि ये पर्सन है और ये टैक्सेबल पर्सन है। आज ही के क्लास में हमने आपको ये भी बोला कि इंडिया में टोटल 7 यूटी हैं, लेकिन 7 यूटी नहीं, 5 को यूटी माना जाता है, 2 को स्टेट मान लिया गया है, दिल्ली और पौंडीचेरी को। तो इस तरह से हम इनको देखेंगे जीएसटी लॉ क्या कहती है। ऐसे ही जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड का सिलेक्शन किया है इन्होंने, डेफिनेशन का सिलेक्शन किया है, वो एग्रीगेट टर्नओवर है, बिजनेस वर्टिकल है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कंपोजिट सप्लाई है, कंसिडरेशन है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट,
गुड्स, इंडिया का डिफिनेशन, इनपुट टैक्स, नॉट टैक्सेबल पर्सन, पर्सन, प्रिंसिपल सप्लाई, रेसिपेंट, रिवर्स चार्ज, सर्विसेज, सप्लायर, टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल सप्लाई एंड यूटी। ये डिफिनेशन को इन्होंने इंपोर्टेंट किया है और इस डिफिनेशन के बाद हम वन बाय वन करके आएंगे, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक में है। तो ज़्यादा सही रहेगा जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि ये सेक्शन है। तो हम इसको अभी नहीं करवा के बीच बीच में टॉपिक में इसको कवर करते चलेंगे। यदि हम इस सब को अभी करने लगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे। उससे बेटर है ये टॉपिक जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, हाँ, क्लास एंड होने तक, कोर्स कंप्लीट होने तक हमें ये देखना है कि जो डेफिनेशन का लिस्ट हमें बुक्स के स्टार्टिंग चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में दिया गया, उसके बारे में हमें डिटेल्स नॉलेज है या नहीं है। और जब भी क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में आ सकता है कि आप पर्सन टैक्सेबल पर्सन में डिफाइन कर दो। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया था, पैन मतलब पर्सन और जीएसटीएन नंबर मतलब टैक्सेबल पर्सन। वोडाफोन का एग्जाम्पल भी दिया था। आइए सेम यहां देखने को मिल रहा है, पर्सन और टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन करो। तो आप देखेंगे पीछे टैक्सेबल पर्सन का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 107, और पर्सन का कौन सा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में पर्सन एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 में टैक्सेबल पर्सन। पर्सन मतलब वही जो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओपी, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब एक पर्सन है। और टैक्सेबल पर्सन मतलब जो भी बंदा एक जीएसटी नंबर ले रखा है। यदि एक ही स्टेट में 4 जीएसटी नंबर है तो 4 टैक्सेबल पर्सन अलग अलग है। तो पैन नंबर एक ही होगा लेकिन जीएसटी नंबर अलग अलग होगा। यही टैक्सेबल और पर्सन। डायरेक्ट टैक्स में पर्सन को पकड़ते हैं, पर्सन ही टैक्सेबल पर्सन है डायरेक्ट टैक्स में। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी नंबर को ब्लेम करते हैं। पर्सन से ज्यादा मतलब नहीं है, टैक्सेबल पर्सन से ज्यादा मतलब है। हो सकता है एक टैक्सेबल पर्सन के लिए आपने कोई गलती किया तो उनके चार्जेस अलग होंगे, अलग टैक्सेबल पर्सन के लिए अलग चार्जेस होंगे, लेकिन दोनों ही एक ही पैन नंबर के अंदर आता है। तो पर्सन सेकेंडरी है, टैक्सेबल पर्सन प्राइमरी है। अब एक डिफिनेशन हमने देखा यूटी का, जो यूनियन टेरिटरी है, इनको सेक्शन 2 सबसेक्शन 104 में 114 में डिफाइन कर रखा है। और वहाँ पे यही 5 हैं। दिल्ली और पौंडीचेरी को आप बिल्कुल साइड कर दो, उनको स्टेट की तरह माना गया है। तो स्टेट है तो SGST टैक्स लगेगा। बाकी यहाँ यूटी के अंदर UTGST लगेगा। तो जब भी हम लोकल सेल करेंगे तो एक तो आएगा CGST और दूसरा SGST के जगह क्या आ जाएगा, UTGST। तो आज के टॉपिक में हम लोगों को यही देखना था कि कौन कौन से टॉपिक कवर किए। स्टडी मैट के अकॉर्डिंग हमने सभी टॉपिक को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। आपको ये PPT भी दे दिया जाएगा। आपको चैप्टर 1 क्लास नोट्स में क्या क्या है, प्रैक्टिस नोट्स में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, उनके आंसर किस तरह से लिखे जाने चाहिए, ये भी मिल जाएगा। तो आज का मैं ये कह सकता हूँ कि टॉपिक 1 जो आपके इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है उनके अकॉर्डिंग ये टॉपिक सफिशिएंट है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे और आप सभी तरह के क्वेश्चंस को जो एग्जाम में दिए हुए हैं प्रैक्टिस नोट से करेंगे। किसी तरह का डाउट्स आता है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू।